नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। तो क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 6, जिस पाठ का नाम है उषा। ये आपकी एक कविता है और इसके जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कवि का जीवन परिचय यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या कुछ है उनके जीवन परिचय के विषय में वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो नई कविता के समर्थक जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, वो नई कविताओं के समर्थक हैं और उनकी इस एक अलग ही छवि है इस हिंदी साहित्य जगत में। तो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में ही हुई थी और इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की और साथ ही चित्रकारी में इन्होंने बहुत ही मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी के जो पत्र रूपाम्भ में कार्य किया और 1977 ईस्वी में मैं चुका भी हूँ और नहीं मैं चुका भी नहीं हूँ काव्य संग्रह पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया और इन्हें कबीर सम्मान सहित यानी कबीर सम्मान जो है उसके सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अनेक पुरस्कार इन्हें दिए गए और इनका यहाँ पर 1993 में इनका अहमदाबाद में देहांत हो गया, निधन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोटा सा एक जीवन परिचय यहाँ पर कवि का पढ़ा, शमशेर बहादुर सिंह जी का पढ़ा। तो आपने यहाँ पर देखा कि शमशेर बहादुर सिंह जी की ये जो कविता है इसमें आपने इनके जन्म के बारे में पढ़ा, इनकी शिक्षा के बारे में और साथ ही इनके थोड़े बहुत जो कार्य के विषय में हमने यहाँ पर बात की है वो, और साथ ही इन्हें जो पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। तो अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि देखिए इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार, जैसे आप देख सकते हैं काल सह, जो कटु कविताएं या औक कविताएं, चूक भी नाह में इनके पास आने वाले जो बहुत सारे इनके जो कविताएं हैं पास आने वाले बात बले। अगला है संपादन इनका उर्दू और हिंदी में किया और निबंध संग्रह भी है 2 आप और कहानी है संग्रह प्लाट का मोर्चा। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं। आगे बढ़ेंगे, अब हम इनकी कविता को शुरू करते हैं। कविता हमारी बहुत ही प्यारी कविता है, छोटी सी हमारी ये कविता है। तो उस कविता को हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्तियों के साथ, प्रातः नभ था बहुत नीला जैसे भोर का नभ, जैसे भोर का नभ। तो ये जो कविता है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी की ये जो कविता है, जैसे कि मैंने बताया कविता का नाम है उषा। तो कविता में जब सूर्य ढलने के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से ठीक पहले का जो समय है उसकी यहाँ पर कवि ने यहाँ पर बात की है कि कैसे जो सूर्योदय होता है, भोर का जो समय होता है, उस समय पर जो आसमान होता है वो कैसा होता है। और गांव के जो एक सुंदर सा गांव है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे जैसे सुबह के समय पर राख से लिपा हुआ चौका होता है और बहुत सारी बातें यहाँ पर इस कविता में उन्होंने की हैं। तो प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ।
राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले भोर शब्द लिया गया है। तो भोर का अर्थ होता है प्रभात, यानी कि जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सूर्योदय पूरी तरह से नहीं हुआ है, यानी कि सूर्य आकाश में नहीं चढ़ा है। तो चारों तरफ से आप उसकी लालिमा को देख सकते हैं कि किस तरह से वो सुंदर प्रतीत हो रहा है, लाल यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। भोर का नभ, जो प्रातः सुबह सुबह भोर का जो नभ है, और यहाँ पर कवि ने कहा राख से लिपा हुआ चौका, जैसे गरम जो राख से गरम जो चूल्हा होता है, चौका होता है। आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं कि जब रसोई करने के बाद, यानी कि जब खाना वाना खा लिया जाता है, रसोई साफ कर दी जाती है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको साफ करने के लिए या तो राख से या फिर गाय के गोबर से उसको लीपा जाता है, साफ किया जाता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रातः का सुबह, प्रातः का ये समय, जैसे नभ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राख से लिपा हुआ एक चौका हो, लाल एकदम सुंदर प्रतीत हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी गीला पड़ा हुआ है, यानी कि गीला है। ठीक है, और इस तरह से नभ का अर्थ आप सभी को पता है आकाश होता है। चौका अर्थात रसोई बनाने का स्थान, जिसको आप चूल्हा भी कहते हैं, रसोई बनाने का स्थान। अब हम इसका भावार्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रसंग, कैसे हम इसके भावार्थ को समझेंगे, आप देखिए। सबसे पहले जब भी आप किसी भी कविता का भावार्थ लिखते हैं, किसी भी कविता के भावार्थ को आप सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रसंग आपने पढ़ना होता है। तो देखिए, प्रसंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले कैसे आप प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि अभी क्लास 12th के आप बच्चे हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि जब आपको कविता आती है तो कविता में सबसे पहले आपको भावार्थ प्रसंग लिखना होता है, फिर आपको उसकी व्याख्या देनी होती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण, जो सूर्योदय से पहले का वातावरण होता है, उसका सुंदर चित्रण किया है, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से उकेरा है, और इस अंश में सूर्योदय का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। तो क्या कहते हैं कवि इसके भावार्थ को लेकर, तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि सुबह का जो आकाश है, सुबह का जो ये सूर्योदय का जो आकाश है, वो ऐसा लगता है मानो कोई नीला शंख हो, नीले शंख सा बताया गया था यहाँ पर। तो मानो ऐसा लगता है जैसे नीला शंख हो, और दूसरे शब्दों में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस समय पर जो आसमान होता है वो शंख के समान गहरा नीला होता है, और वह पवित्र, जो जिस तरह से मैंने कहा ना कि चूल्हे को पवित्र करने के लिए लिपाई की जाती है उसकी, जब खाना बनाया जाता है तो चूल्हा जूठा हो जाता है, तो उसको पवित्र करने के लिए, उसको साफ करने के लिए राख से या गाय के गोबर से उसकी लिपाई की जाती है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि ये ऐसा गहरा नीला लगता है जैसे वह पवित्र ऐसा पवित्र दिखाई देता है, और वातावरण में ऐसी नमी होती है। कैसी नमी होती है, जैसे कि ये चूल्हा अभी गीला हो। ठीक है, सुबह सुबह आकाश में ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई जो चौका हो, चूल्हा हो, नमी के कारण अभी गीला पड़ा है, क्योंकि सूर्य अभी पूरी तरह से नहीं उगा है। जो ओस की बूंदें हैं वो पर्यावरण में अभी उपस्थित है, पेड़ पौधों पर पड़ी हुई है, तो ऐसा लगता है कि शुद्ध करने के लिए जो राख से लिपा हुआ जो चौका हो, चूल्हा हो, वो अभी गीला पड़ा हो। तो आप इस भावार्थ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई दिक्कत परेशानी, कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई शब्द, तो वो आप यहाँ पर
पूछ सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी कविता का भावार्थ लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद आपको व्याख्या करनी होती है। क्लियर सभी को? तो छोटी सी हमारी ये कविता है। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर कवि का परिचय यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद हमने कवि के जो यहाँ पर रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ा, और अब हम अपनी कविता को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत काली सिल, बहुत काली सिल से लाल केसर से, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। छोटी सी पंक्तियां कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। तो पूरा जो ये वातावरण है, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है जिनको हम समझेंगे। देखिए, केसर, केसर का आप सभी को पता है, केसर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का फूल होता है। सिल क्या होता है? मसाला पीसने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पत्थर होता है। आपने देखा होगा गाँव में मिक्सी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। आजकल के समय में तो गाँव हो चाहे शहर हो, सभी जगह हम बहुत ज्यादा जो हमारे संसाधन है उनका प्रयोग करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मिक्सी है या चॉपर है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि मसाले हमेशा सिल पर ही पीसे जाते थे। तो सिल होता है मसाला पीसने के लिए बनाया गया एक पत्थर। मल देना, मल देने का अर्थ होता है लगा देना। तो बहुत काली सिल जरा से केसर से जैसे धुल गई हो। जो काली सिल थी, यानी कि काला जो आसमान था, वो अब जैसे जरा से लाल केसर से धुल गई हो। लाल केसर, आपने देखा होगा केसर का रंग किस तरह का होता है? लाल होता है। तो जैसे ये काली सिल हो और इस पर जरा सा लाल केसर, सूर्य उदय जब होता है, भोर जब होती है, तो इस तरह का कुछ दृश्य होता है। पूरा जो आसमान होता है वो लाल हो जाता है, जो काला आसमान होता है वो लाल हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर उस पर मल दी हो। या स्लेट पर, जैसे स्लेट पर हम खड़िया मल देते हैं ना, व्हाइट कलर का, काली स्लेट होती है तो उस पर हम सफेद कलर की खड़िया मल देते हैं, चौक मल देते हैं। तो इसी तरह से इस काले आसमान पर, इस काले सिल जैसे आसमान पर किसी ने लाल कलर का केसर रगड़ दिया हो, मल दिया हो, पीस दिया हो। जैसे सिल मसाला पीसने के लिए होता है ना, तो उस पर जैसे केसर पीस दिया हो और वो थोड़ी सी लाल हो गई हो। तो अब इसके भावार्थ को हम समझेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रसंग। तो प्रस्तुत काव्यांश, प्रसंग आपका हर स्टेंजा में, हर पद में सेम रहेगा। ठीक है, जब भी आप प्रसंग लिखेंगे हर स्टेंजा में सेम रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से लिया गया है। ये रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी है, और इस कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले जो वातावरण होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का एक मनोहारी चित्रण कवि द्वारा किया गया है। और अब हम लिखेंगे व्याख्या, यानी कि जो भी हमारी कविता हमने पढ़ी, जो हमने उसका अर्थ जाना, अब उस अर्थ की हम व्याख्या करेंगे, उस अर्थ को हम ब्रॉड करके बताएंगे कि क्या आखिर कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। तो देखिए, कवि प्रातःकाल, जो प्रातःकालीन जो आकाश है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ चुका है। यानी कि अब सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ चुका है, अब धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हल्की सी लालिमा, हल्की सी जो लालिमा है, हल्की सी जो रोशनी है, वो चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ फैल जाती है।
ऐसे फैल जाती है, ऐसा लगता है उस समय पे जैसे काले रंग की सिल को, मसाला पीसने वाली, देखिए शब्दार्थ पहले ही इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिए कि ताकि आप भावार्थ को, व्याख्या को अच्छी तरह से कर सके। तो ऐसा लगता है मानो कि जो काली सिल है उसको लाल केसर से धो दिया हो, यानी कि जब मसाला पीसने के बाद सिल को धो देते हैं तो वो बिल्कुल कलर उसका साफ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि किसी ने काली सिल को लाल केसर से, पूरा आसमान जो है रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। तो अंधेरा, जो अंधेरा होता है वो काली सिल, उसको क्या कहा है, जो अंधेरा होता है, रात जो होती है उसको काली सिल कहा है। और जो सूरज की लालिमा होती है, सूर्य की जो लालिमा होती है उसको लाल केसर के समान बताया है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको चित्र में भी दिखाया है कि जो सूरज की रोशनी है उसको केसर के समान कहा गया है, और जो रात्रि है, जो रात है, उसको क्या कहा है, उसको काला सिल कहा है। यानी कि वो पूरी काली है, लेकिन जब सूर्य उदय हो रहा है तो ऐसा लगता है मानो इस काले सिल को लाल केसर से हल्का सा धो दिया हो। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम इसको पढ़ते हैं। इस समय पर आकाश ऐसा प्रतीत होता है, इस समय पर आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो काली स्लेट होती है, काली स्लेट जो होती है उस पर लाल खड़िया या लाल चौक किसी ने घिस दी हो। अंधेरा क्या है, अंधेरा काली स्लेट है, और सूर्य उदय जो है या सुबह की जो लालिमा है, या सुबह के उगने वाले सूरज की जो लालिमा है वो लाल खड़िया यानी कि लाल चौक के समान यहाँ पर कवि ने बताई है। देखिए कितनी छोटी सी आपकी ये कविता है, लेकिन जब आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो कितने सारे भाव, कितनी सुंदर सुंदर भाव इस कविता के हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पढ़ने में आ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे की कुछ पंक्तियां, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कुछ यहाँ पर शब्दार्थ है जिनको हम पढ़ेंगे। गौर, सबसे पहला यहाँ पर शब्द आया है गौर। तो गौर का अर्थ होता है गोरा, गौर का अर्थ होता है गोरा। और झिलमिल, झिलमिल का अर्थ होता है मचलती हुई, चंचल। देह, देह का अर्थ होता है शरीर, देह का क्या अर्थ होता है, शरीर। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो अभी तक जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं कविता में, ये सारा जो यहाँ पर कवि ने बताया है, सारी चीजें जो कवि ने यहाँ पर बताई है, ये कवि ने सूर्योदय होने का ही एक सूर्योदय होने की ही बात यहाँ पर कवि ने बताई है कि किस तरह से सूर्योदय हो रहा है। तो शब्दार्थ में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जादू। और जादू टूटता इस उषा का, सूर्य उदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो जादू का अर्थ है जो इस सुबह का जो आकर्षण है, ये जो सुबह होती है इसका एक अलग ही आकर्षण होता है, इसका एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है, सुंदर दृश्य होता है जो किसी के भी मन को मोह लेता है। तो यहाँ पर इस तरह से अब हम इसका आगे भावार्थ पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखिए उषा, उषा शब्द हमारा यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आया है। उषा का अर्थ होता है प्रातः काल। और कौन सी प्रातः काल,
जब सूर्योदय हो रहा है, जब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम बिल्कुल उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2, सभी में सेम ही आएगा प्रसंग, चाहे आपको कोई कविता का कोई भी स्टैंजा, कोई भी पद दे दिया जाए या कोई भी काव्यांश दे दिया जाए, आपको प्रसंग बिल्कुल एक ही लिखना है जो आपको कविता में बताया जा रहा है, जो आपको कविता में समझाने की कोशिश की जा रही है, या कविता से जो आपको प्रेरणा मिलती है, या कविता में जो भी कवि द्वारा बातें बताई गई हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि, इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर चित्र एक उकेरा है, और इसमें सूर्योदय का बहुत मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। तो देखिए, अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं, अब इसकी व्याख्या करते हैं। पहले तो हमने देखिए भावार्थ क्लियर किया वहां पर, अब हम इसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। तो क्या है व्याख्या में? देखिए, बिल्कुल वही व्याख्या में आपको जो भी कवि द्वारा पंक्तियों में कहा गया है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको एक व्याख्या करनी है उस बात की कि क्या आखिर कवि उस कविता की उन पंक्तियों से आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए, इससे सबसे पहले जो कवि ने हमें यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो एक काला सिल था, शंख के समान लाल, उन्होंने आसमान को बताया, शंख के समान सूर्योदय होता हुआ उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह काले सिल पर जैसे लाल केसर मलदी हो, और उसको उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया कि धीरे धीरे देखिए सूर्य के उदय होने का जो चित्र है, प्रातः भोर की जो सुबह है उसका हल्का हल्का वो चित्रण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, और बदलते, क्योंकि ये दृश्य जो है पल पल बदल रहे हैं, सेकंड सेकंड में बदल रहे हैं। अब अभी तक लालिमा थी और पहले घोर अंधेरा था, फिर हमारा शंख जैसा नीला आसमान दिखाई दिया, उसके बाद उस पर लालिमा छाने लगी हल्की हल्की, और अब ये दृश्य फिर धीरे से बदल रहा है। तो इस पल पल बदलते दृश्य का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि सूर्योदय जो है वो केशरमय आकाश, सूर्योदय के समय जो केशरमय आकाश होता है, केशरमय आकाश यानी कि जो लालिमा युक्त आकाश होता है, लालिमा लिया हुआ जो आकाश होता है, अब उस पर गहरा नीला रंग छाने लगता है, अब उस पर गहरा नीला रंग छाने लगता है, और सूर्य की सफेद आभा, अब जो सूर्य अभी तक लाल रंग का था, अब उसमें सफेद आभा दिखाई देने लगती है। अब धीरे 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 जब वो ऊपर चढ़ रहा है सन, तो उसमें क्या होता है, पहले लालिमा होती है, फिर धीरे 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 सफेद आभा दिखाई देने लगती है। और इसके लिए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो नीले जल में, ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी सुंदर देह हिल रही हो। आपने देखा ना, इस तरह से जब नीला नीला जो पानी होता है और जब वो छल छल कल कल छल छल कर कर वो बहता है, तो ऐसा लगता है, देखिए आप देख सकते हैं, और वो जो सूर्य की रोशनी भी उसके बीच में पड़ रही है, तो पानी कैसा प्रतीत होता है, उसमें सूर्य की रोशनी कैसे प्रतीत होती है, जैसे कि किसी की जल में किसी की गौर देह यानी कि गोरा शरीर झिलमिल यानी कि मचल रहा हो, चंचल हिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं। और दूसरा कि जो हवा है उसमें नमी है, कैसी है, क्या है
कि जो हवा में नमी है उसके कारण, जो हवा में नमी है उसके कारण किसी की गोरी सुंदर देह जैसे लगता है, हवा में नमी होती है और धीमी धीमी हवा के कारण, जो धीमी धीमी हवा चल रही होती है तो सूर्य का प्रतिबिंब जो है हल्का सा हिल रहा होता है, यानी कि उसकी जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है लेकिन हिलती हुई प्रतीत होती है। तो हवा धीमी धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हिलता सा प्रतीत होता है। और कुछ समय बाद, देखिए ये तो सूर्य उदय के समय की बात है, लेकिन जब कुछ समय बाद सूर्य उदय हो जाता है, कुछ समय बाद जब सूर्य उदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता रहता है, यानी कि जो सुबह होती है, भोर होती है, उसका पल पल बदलता है और सौंदर्य जो है वो एकदम से समाप्त हो जाता है। ये जो सुंदरता है, सूर्य की जो सुंदरता है, भोर की जो सुंदरता है, अब वो धीरे 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 समाप्त होने लगती है। कैसे समाप्त होने लगती है? क्योंकि अब सूर्य अपनी लालिमा को छोड़कर सफेद आभा बिखेरने लगा है, आसमान पूरी तरह से नीला हो चुका है। तो क्या होता है, ऐसे में ऐसा लगता है कि उषा का ये जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लास्ट पंक्ति हमने यहाँ पर क्या पढ़ी थी? लास्ट पंक्ति में हमने पढ़ा था कि हिल रही नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह हिल रही हो जैसे, और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूट रहा है इस सुबह का और ऐसा लग रहा है कि अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारी कविता है कंप्लीट हो चुकी है। हमने कविता को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से हमने कविता को समझ लिया। तो आप देख सकते हैं पूरी कविता हमारी बहुत छोटी सी है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस कविता को हम एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। चलिए कविता को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी ये कविता है, इस कविता में कवि ने रात के ढलने के बाद सूर्योदय होने तक या सूर्योदय से पहले का जो भोर है उस पर हर पल बदलते हुए आकाश के और प्रातः के यानी कि भोर को चित्रित किया है। भोर का वह पल पल बदलता हुआ रंग यहाँ पर दर्शाया है। और कभी उन्होंने आकाश को नीले शंख की भांति और कभी राख से लिपे हुए चौके की भांति कहा है, और कभी केसर से धुले हुए सिल की तरह कहा है, तो कभी कहा है कि जैसे नीले जल में किसी की गौर देह झिलमिल करती हो। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी छोटी सी कविता हमने क्लियर की। तो देखिए इसमें हम थोड़ी थोड़ी काव्य सौंदर्य मैं आपको सब का बता देती हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ क्योंकि भावार्थ हमारा क्लियर हो चुका है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखिए जो हमारा पहला पद है यानी कि पहला काव्यांश है, इसमें देखिए नीले आकाश की जो तुलना है वो नीले रंग के शंख से की है। नीले आकाश की तुलना नीले रंग के शंख से की है। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। और दूसरा, आकाश पर गहरे स्लेटी और वातावरण की नमी की तुलना राख से लिपे हुए चौके की पवित्रता से की है। तो सेम इसमें भी उपमा अलंकार ही आपका होगा। और साथ ही यहाँ पर कविता की जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सहज है। देखिए भावार्थ हमारा यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया था, प्रसंग व्याख्या हमारी सारी क्लियर हो चुकी है। तो अगला हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमने यहाँ पर पंक्तियां लिखी है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, और स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ पर देखिए जो अगला यहाँ पर पद है, अगला काव्यांश है, उसमें काली सिल जो आपका यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, इस शब्द में आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। और इसी तरह से यहाँ पर बहुत काली सिल
जरा सी लाल केसर स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो। जो शब्द है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए अलंकार आप सभी ने पहले भी पढ़े हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एक बार अलंकार रिवाइज कर दिए जाएं ताकि आप सारी कविताओं का काव्य सौंदर्य भावार्थ अच्छे से समझ सके, तो आपको आगे ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी काव्य सौंदर्य, ये हमारा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर थे। आगे बढ़ेंगे अपने कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला काव्यांश है, अंतिम काव्यांश इसको कह सकते हैं, तो इसमें जो पहला शब्द है नील जल, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगला जो पॉइंट है, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह, जो है उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आगे इस काव्य में यहाँ पर उषा का मानवीयकरण किया गया है, यानी कि जो भोर है उसका मानवीयकरण किया गया है। कैसे कैसे भोर का मानवीयकरण किया गया है, देखिए, और जादू टूटता अब इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। तो इस उषा का, जो उषा शब्द है, इसका यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है, क्योंकि जादू का अर्थ है यहाँ पर सौंदर्य से, जादू का अर्थ है यहाँ पर खूबसूरती से। तो इस उषा की खूबसूरती, इस उषा का जो अब सौंदर्य है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसका जादू टूट रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने कविता पढ़ी, इस कविता का हमने शब्दार्थ जो है, थोड़े बहुत कठिन शब्द वो हमने क्लियर कर लिए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो भावार्थ है, किस तरह से आपको काव्य सौंदर्य बताना है, वो क्लियर हो चुका है। देखिए काफी कुछ हमने इस कविता का अपना क्लियर कर लिया है, क्योंकि ज्यादा बहुत सारी चीजें इस कविता के अंदर नहीं है, बहुत छोटी सी ये कविता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कविता का भावार्थ क्लियर हो चुका होगा। और देखिए हमने यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या भी करवाई है, तो आप इसको घर पर जरूर नोट डाउन करें। छोटी सी कविता है, इसकी व्याख्या जरूर लिखें प्रसंग सहित, और शब्दार्थ जो है उनको अलग से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।